सो हाई एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद प्रिंट एंड कल्चर 6.1 माइनस ये 6 वाला जो है टॉपिक वो देख रहे हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। ओके। तो इंडिया और प्रिंट क्या किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है देखते हैं यहाँ पे। तो यार एज ऑफ प्रिंट जो है वो आने से पहले, मतलब जब बहुत लार्ज स्केल में प्रिंट हो रहा था उसके पहले इंडिया में क्या चीज़ें थी वो देखते हैं यहाँ पे। India had a very rich and old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in various vernacular languages. तो यार यहाँ पर क्या होता था बॉस, इंडिया के अंदर में अलग अलग टाइप की जो बुक्स वगैरह, अलग अलग टाइप के जैसे इंग्लिश तो नहीं, खैर अराबिक, उर्दू, उसके अलावा संस्कृत, पर्शियन, तो ऐसे और भी बहुत सारे, जैसे मराठी हो गई, गुजराती, कन्नड़, हिंदी, इस टाइप के अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर क्या लिखी जाती थी, मतलब बुक्स वगैरह लिखी जाती थी, लेकिन उनको कैसे स्टोर करने का तरीका थोड़ा अलग होता था। Manuscript work copied on palm leaves or on handmade paper. Pages were sometimes beautifully illustrated. They would be either pressed between wooden covers or sewn together to ensure preservation. Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print down to the late 19th century. तो यार यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, जो पाम लीव्स जो होती है ना, वहाँ पे क्या उसके ऊपर लिखना थोड़ा इजी हो जाता है ना, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी पेंसिल पकड़े और लिख रही करके, ऐसा नहीं। तो लेकिन उसके ऊपर वो क्या लाइक लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रिजर्व कर लेते, उसको क्या करते, लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े जो टुकड़े रहते उसके अंदर मतलब प्रिजर्व करके रख लेते थे, सो दैट वो क्या होता है लंबे टाइम तक के प्रिजर्व रहेगा। कई बार क्या होता था हैंडमेड पेपर वगैरह बनाते थे और उसके ऊपर क्या करते थे, या फिर एनिमल स्किन वगैरह उसके ऊपर लिखते थे, ग्रंथ वगैरह टाइप की चीज़ लिखते थे और उसको क्या करते थे स्टिच करके रख देते थे। इसकी वजह से क्या होता था, जो बुक्स वगैरह जो है वो क्या करती थी, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव हो जाती थी, लॉन्ग टाइम तक के चल जाती थी। तो ये जो है बुक प्रोडक्शन वाला जो सिलसिला ये बहुत लंबे टाइम तक के चला। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक के प्रोड्यूस की जाने लगी और एक और चीज़ वो बहुत अभी तक के मतलब 19th सेंचुरी तक की उसको क्या किया जाता था, प्रोडक्शन किया जा रहा था, उसका मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती थी। Manuscripts, however, were highly expensive and fragile. They had to be handled carefully and they could not be read easily. तो यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है बॉस, कैसा कि ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती है और बहुत ज़्यादा फ्रेजल मतलब इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता था इसको। तो एक और चीज़ है, दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, मतलब इनको क्या बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करने की जरूरत थी। और एक और चीज़, दे कुड नॉट बी रीड ईजिली, मतलब वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज, जैसे अभी इंग्लिश पढ़ लेते, हिंदी पढ़ लेते, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजीली पढ़ सकते थे। पहली बात उनको लिखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इजीली ब्रेक हो सकते हैं और इजीली डैमेज हो सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, है ना। तो वही केयर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ उसको मैनेज करना ज़रूरी है। उसके अलावा स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स, सो मैन्युस्क्रिप्ट वर नॉट वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। इवन दो प्री कॉलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स वर often did not read textbooks. They only learned to write. Teachers dictated portions of text from memory and students wrote them down. Many thus became लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। ओके। तो यार यहाँ पर एक और चीज़ थी यार कि बुक्स को पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था। तो यार यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे पढ़ते रहते थे करके, नहीं। और एक और चीज़, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह थे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आ चुके थे, लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ देखी गई वहाँ पे कि क्या जो इंडियन बच्चे जो वो लोग टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते थे, तो वो लोग नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे टीचर कुछ बता रहा है उसको लिख लिया है, इस टाइप से चीज़ें चलती थी। तो ये पहली बात तो वो टाइम पे जो ये जो टेक्स्ट वगैरह जो था नॉर्मली, वो टाइम पे जो राइटिंग वगैरह जो थी, प्रिंट वगैरह जो थी, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर में तो थी नहीं, और अगर थी भी तो उसका उतना ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं था यहाँ पे। ठीक है, ओके। प्रिंट कम्स टू इंडिया, तो ठीक है बस, प्रिंट कम्स टू इंडिया, चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पे। तो 6.2 यहाँ पे, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्तुगीज मिशनरीज इन द mid 16th century. Jesuit priest learned Konkani and printed several tracts. By 1674, about 50 books had been printed in the Konkani and Kannada languages. Okay. तो यार ये जो प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग कौन लेकर आई, प्रिंटिंग वाली जो टेक्नोलॉजी, वो पोर्तुगीज मिशनरीज, पोर्तुगीज लोग जो है वो, उन लोग के क्या क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह कुछ थे, वो लोग क्या करने के लिए वो अपने साथ कुछ बुक्स वगैरह लेकर आए। उन लोगों ने क्या किया, लगभग 50 बुक को कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में प्रिंट कर दिया, पब्लिश कर दिया, अपनी बुक्स को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो कैथलिक प्रीस्ट printed the first Tamil book in 1579 at Cochin, and in 1713 the first Malayalam book was printed by them. By 1710, Dutch Protestant missionaries had printed 32 Tamil texts, many of them translations of older works. तो यार यहाँ पर क्या होने लगा बॉस, अलग अलग जगह पे लोग जाके क्या करने लगे, बुक्स को लाइक रिप्रिंट करने लगे, रीराइट करने लगे, अलग अलग टाइप से बुक्स वगैरह लिखने लगे यहाँ पे। जैसे डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज वगैरह जो थी वो लोग भी क्या करने लगे, बुक्स लिखने लगे। तो 32 तमिल टेक्स्ट जो थी, मतलब लगभग 32 बुक्स जो थी उनको क्या करने लगे, उन लोग ट्रांसलेट करने लगे, भाषांतर करने लगे, और जो ओल्डर वर्क जो था उसको न्यू फॉर्म में थोड़ा क्या करने लगे, चेंज करने लगे, बस लैंग्वेजेस चेंज करने लगे उन लोग।
The English language press did not grow in India till quite late, even though the English East India Company began to import presses from the late 17th century. तो यार इंग्लिश प्रेस जो है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वाली जो बुक्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा चलन में थी. रीजन, पढ़ने वाले नहीं थे, लोगों को पढ़ते नहीं आता था. और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को अगर ऑक्यूपाई कर भी ले तो भी लोगों को पढ़ते नहीं आते थे ना इंग्लिश वो टाइम पे. तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी. ओके. From say 1780s, James Augustus Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself as a commercial paper open to all but influenced by none. So it was private English enterprise, proud of its independence from colonial influence, that began English printing in India. तो जेम्स ऑगस्टस हिकी ये बंदा है जिसने 1780s के टाइम पे क्या किया, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया बंगाल गैजेट नाम का. तो ये बंगाल गैजेट उसने मतलब इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया था ये वाला न्यूज़पेपर, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था. इनफैक्ट दुनिया का नहीं, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो था जो किसी ब्रिटिशर ने चालू किया था. तो ये जेम्स ऑगस्टस हिकी इसने चालू किया, और ये वीकली छपता था, डेली नहीं छपता था. Hickey published a lot of advertisements, including those that related to the import of and sale of slaves. But he also published a lot of gossip about the company's senior officials in India. Enraged by this, Governor General Warren Hastings persecuted Hickey and encouraged the publication of officially sanctioned newspapers that could counter the flow of information that damaged the image of colonial government. By the close of the 18th century, a number of newspapers and journals appeared in print. There were Indians too who began to publish Indian newspapers. The first to appear was the weekly Bengal Gazette, brought out by Gangadhar Bhattacharya, who was close to Ram Mohan Roy. तो यार यहाँ पर ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस. कैसा कि ये जो है जैसे 18th सेंचुरी में जो है, जैसे पहले तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा दुखी था. वॉरेन हेस्टिंग कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिशर्स है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था. तो यार ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. रीजन, जेम्स ऑगस्टस की दुनिया भर की चीज़ लिख रहा, बोले वॉरेन हेस्टिंग ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया. तो बहुत सारी चीज़ें, पहले तो बहुत सारी चीज़ें लिखा, फिर कॉमेंट्री वगैरह लिखा ये सब के ऊपर. और ये बंदा जो था बहुत सारी चीज़ें लिखता था. तो ये सब के चलते क्या हो रहा था, ये लोग जो है, जो ब्रिटिशर्स जो है ये लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, काफ़ी परेशान थे. तो इन लोगों ने पहले तो उसको परसिक्यूट करना चालू किया और उसको पहले बहिष्कार कर दिया, फिर उसको इंग्लैंड वगैरह भगा दिया. जान से तो नहीं मारा उसको, जहाँ तक मेरा नॉलेज है. ये चीज़ें थी. और उसके अलावा फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्से में था. तो उसने क्या किया कि गवर्नमेंट को बोला कि बस अपन खुद ही एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते ताकि अपनी बातें जो है वो हम लोग अपनी तरह से लोगों तक फैला सके. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती कि लाइक ये न्यूज़पेपर किस तरह से सर्कुलेट होने लगा करके, काफ़ी है. फिर देयर वर इंडियंस टू हु बिगेन पब्लिशिंग इंडियन न्यूज़पेपर्स. तो यार यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, जैसे बंगाल गैजेट जो है ये जैसे गंगाधर भट्टाचार्य, उसने लाइक जो राजा राम मोहन रॉय के थोड़े क्लोज थे ना, उन्होंने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे. फिर जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी कुछ न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जैसे सम्मत कुमुदी हो गया. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर्स वगैरह स्टार्ट किया और इनके न्यूज़पेपर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए. देखते आगे में रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स. ओके, तो इसको अगले वाले वीडियो में देखते हैं. फाइन, बाय. सो हाय एवरीवन, चलो कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ पे एक और चीज़. तो छोटी सी बात आ जाती है यहाँ पे कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं करके, है ना. चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे. तो ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स. अभी हम लोग देख रहे हैं 7, ठीक है, प्रिंट एंड कल्चर का 7 नंबर का टॉपिक. तो क्या यहाँ पर क्या होने लगा कि बस इंडियन सोसाइटी के अंदर में देखो एक चीज़ जो थी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुम कुछ भी कर लो अगर वो चीज़ के साथ छेड़छाड़ करे तुम्हारी खैर नहीं है ना. तो ये चीज़ थी रिलीजन. तो इंडिया के अंदर में रिलीजन काफ़ी खतरनाक था और हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी ये काफ़ी खतरनाक थी ना. लोग लाइक अलग अलग चीज़ों के बारे में, मतलब मैं बात करूँगा जैसे सती प्रथा वगैरह होगी, तो लोग ये सब को लेकर ना बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सिकल थॉट्स में रहते हैं. ऑर्थोडॉक्सिकल थॉट्स मतलब जो जैसा वो वैसा का वैसा ही होने को होना, कुछ और हुआ तो नहीं चलेगा. तो लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अलग ही इसमें थी. तो फ्रॉम द अर्ली 19th century, as you know, there were intense debates about religious issues. Different groups confronted the changes happening within the colonial society in different ways and offered a variety of new interpretations of the beliefs of different religions. Some criticized existing practices and campaigned for reform, while others countered the argument of reformers. These debates were carried out in public and in print. Printed tracts and newspapers not only spread the new ideas, but they shaped the nature of the debate. A wider public could now participate in these public discussion and express their views. New ideas emerged through the clashes of opinion. Okay, तो यार यहाँ पर क्या होने लगा बॉस कि लोग पहले बुक्स वगैरह पढ़ने लगे. यहाँ ये टाइम पे क्या हो चुका था, जैसे 19th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी. तो ये टाइम पे क्या होने लगा था, लोग फॉरेन कंट्रीज जाना स्टार्ट कर चुके थे. तो वो लोग वहाँ पर देखते थे कि अलग अलग चीज़ें हैं. उसके अलावा नई नई लैंग्वेजेस भी सीख रहे थे, नए नए स्कूल्स भी खुल रहे थे यहाँ पे. तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट वगैरह किया और लोगों को ये चीज़ लगा कि यार एक्चुअली जो चीज़ें है वो गलत चीज़ है और एक्चुअली जैसी होनी चाहिए, जैसा बुक्स में बताया गया वैसा कुछ भी नहीं हो रहा.
तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें थी, तो लोगों को ये सारी चीज़ें बुरी लगने लगी, लोग क्या करने लगे, इस सब के बारे में डिबेट करने लगे, डिस्कशन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन वगैरह करने लगे। तो यहाँ पर चीज़ों को लेकर क्या होने लगा, डिस्कशन होने लगा, डिबेट होने लगा, और न्यू ओपिनियन जो न्यू थॉट वगैरह वो क्या होने लगे, बाहर आने लगे यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें कुछ है। ओके, दिस वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मैटर्स लाइक विडो इमोलेशन, मोनोथिज्म, ब्राह्मणिकल priesthood and idolatry. In Bengal, as the debate developed, tracts and newspapers proliferated, circulating a variety of arguments. तो यार यहाँ पर क्या होने लगा बॉस, ये टाइम पे जो है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में आ रही थी, जैसे कि विडोरी मैरिज जो है, सती प्रथा हो गई, ये तो इस टाइप के जो टॉपिक्स जो थे ये क्या थे, बहुत ज़्यादा एकदम बर्निंग इश्यूज थे, तो एकदम खतरनाक वाले इश्यूज। तो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब इश्यूज को लेकर लाइक एक अलग माहौल में जा रहे हैं, और लोग ये सब चीज़ों को समझ में नहीं आ, सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या है करके, है ना। तो लाइक ये पहली बार ऐसा हो रहा था, जैसे कुछ सती प्रथा वगैरह के खिलाफ में लोग कुछ लिख रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। तो सती प्रथा काफ़ी खतरनाक चीज़ थी, लोग इसके खिलाफ आंदोलन वगैरह कर रहे थे। तो राजा राम मोहन राय उन्होंने आंदोलन किया, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आके उन्होंने आंदोलन किया, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही है। उसके अलावा जैसे विडोरी मैरिजेस हो गए, तो विडोरी मैरिज उसको भी राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और ब्रिटिशर्स की साइड से भी सपोर्ट था। उसके अलावा फिर और भी खतरनाक प्रैक्टिसेस जैसे जाति प्रथा वगैरह हुई, तो ये सब खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसके चलते क्या हो गया, लोगों के मन में अलग अलग थॉट्स, जो हायर क्लास के जो लोग जो थे, जो हायर सोसाइटी के जो लोग जो थे, उन लोग के मन में अलग अलग चीजें आने लगी। लोअर क्लास के लोग जो थे, उन लोगों को तो पढ़ना लिखना खैर आता नहीं था, तो उन लोग के लिए भी एक अलग अलग सा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो चीजें चेंज होने लगी। फिर जैसे जैसे प्रीस्ट वगैरह जो है, जिनकी ज्वेलरी एंड ऑल, उन लोग ने भी अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह स्टार्ट किए, लिखना स्टार्ट किया। और राजा राम मोहन राय जैसे वो लोग, उस टाइप के जो थिंकर्स वगैरह थे, इन लोग ने भी अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। तो उन्होंने स्टार्ट किया सम्मत कुमौदी, ठीक है, ओके, 1821 में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। और इन्होंने एक ये स्टार्ट किया था, एक ब्राह्मण समाज करके एक सोसाइटी स्टार्ट की थी, फाइन। तो ये क्या करती थी, जैसे सती प्रथा जहाँ पर भी, और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे, विडोरी मैरिजेस वगैरह कर रहे, इस टाइप से। एक और चीज़ यहाँ पे, एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस। तो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी, जो लाइक प्रीस्ट वाले जो लोग जो थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया समाचार चंद्रिका। तो ये इन लोगों ने मतलब लाइक एक कट्टर दुश्मनी टाइप चल रही चीज़ है ना। ओके, फ्रॉम 1822 2% न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश, जाम जहान नामा एंड शमशुल अखबार। तो ये इस टाइप के 2 पर्शियन न्यूज़पेपर छप रहे थे ना। तो ये धीरे धीरे फिर गुजराती न्यूज़पेपर्स भी आने लगे, जैसे बॉम्बे समाचार, इस टाइप ये गुजराती समाचार का न्यूज़पेपर है, मतलब गुजराती न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग आइडियाज़ को लेकर पर्टिकुलरली। देखते हैं आगे में। In North India, the ulama were deeply anxious about the collapse of the Muslim dynasties. They feared that colonial rule would encourage a conversion, change the Muslim personal laws. To counter this, they used cheap lithographic presses, published Persian and Urdu translation of holy scriptures, and printed religious newspapers and tracts. The Deoband seminary founded in 1867 published thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in everyday lives. तो यार यहाँ पर क्या होने लगा, धीरे धीरे जैसे नॉर्थ में जो मुस्लिम लीडर्स वगैरह जो थे, उन लोगों को भी डर लगने लगा। बोले यार मुस्लिम डायनेस्टीज नहीं रही, अब हमारा क्या होगा, अब हमको हमारे ऊपर जबरदस्ती नए रूल्स लागू कर दिए जाएंगे, हमको जबरदस्ती मतलब धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। तो उन लोगों को भी थोड़ा डर लग रहा है। वो लोग क्या करने लगे, चीप प्रिंट्स होते हैं, सस्ते जो पेपर्स वगैरह, तो उसको प्रिंट करा रहे हैं वहाँ पे। तो ये अलग अलग टाइप से मतलब लाइक एक अलग ही माहौल चल रहा है वहाँ पे। लोग ना ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डरे से रह रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे लिथोग्राफिक प्रेसेस वगैरह जो थे, मतलब लाइक स्टोन्स वाले जो प्रेसेस वगैरह थे, हार्ड प्रेस वगैरह जो थे, तो ये सबको लेकर क्या कर रहे हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह वो लोग भी अपने छाप रहे हैं, हजार मतलब छाप रहे हैं और लाइक प्रिंट्स वगैरह कर रहे चीज़ों को। और यहाँ पर एक माहौल सा बना रहे हैं वहाँ पे कि लाइक चीज़ें किस टाइप से होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए करके यहाँ पे सारी चीज़ें, और लोगों को बता रहे कि आपको लाइफ को कैसे कंडक्ट करने की जरूरत है, लाइफ में आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें। ऑल थ्रू द 19th century, नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट्स एंड सेमिनरीज appeared, each with a different interpretation of faith, each keen on enlarging its following and countering the influence of its opponents. Urdu print helped them conduct these battles in public. तो यार यहाँ पर क्या होने लगा, उर्दू के अंदर, अरबिक के अंदर ये लोग क्या करने लगे, बुक्स वगैरह छापने लगे, और ये सारी चीज़ें क्या करने लगी, उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगी। कि ऐसे हेल्प करने लगी कि बॉस उन लोग को लगा यार कि लाइक मुस्लिम्स को अगर हम लोग को यूनाइट करना है तो हमको ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स वगैरह आने लगे, ये लोग अलग अलग टाइप के बुक्स वगैरह छापते थे, होली बुक्स जो है जैसे कुरान हो गया और उसके अलावा और भी कुछ बुक्स वगैरह। तो उनको क्या करते, उनका ट्रांसलेशन वगैरह ला रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से हर एक ग्रुप आ रहा, अपने अपने हिसाब से रिलीजन का ओपिनियन दे रहा, रिलीजन का डेफिनेशन दे रहा। तो लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पे। अमॉन्ग हिंदूज टू print encouraged the reading of religious texts, especially in the vernacular languages. The first printed edition of Ramcharitmanas of Tulsidas, a 16th century text, came out from Calcutta in 1810. By the mid-century, cheap lithographic editions flooded the North Indian markets.
From the 1880s, the Naval Kishore Press at Lucknow and the Sri Venkateshwar Press in Mumbai published numerous religious texts in vernaculars. Okay, तो यार यहाँ पर क्या लगा, लोकल जो हिंदूज वगैरह है उन लोगों को भी लगा कि यार जब मुस्लिम इतना अच्छे से कर रहे हैं हमको भी करने की जरूरत है, तो इन लोगों ने भी क्या करना स्टार्ट किया, फिर अपनी जो बुक्स वगैरह जो रिलीजियस बुक्स है, होली बुक्स है, इन लोगों को भी पब्लिश करना स्टार्ट किया। और इनको क्या, जैसे संस्कृत वगैरह में जो थी तो हर कोई तो पढ़ नहीं सकता संस्कृत, तो फिर उसको हिंदी जैसे लोकल जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस उसमें पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा रीडरशिप मिलने लगा एंड ऑल। वहाँ पे जैसे पहली जो बुक छपी उन लोग की तो वो थी रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने लिखी थी, मतलब तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामायण है, रामायण की स्टोरी है उसमें, उसके अंदर। तो फिर बहुत सारी बुक्स वगैरह छपने लगी धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और फिर ये क्या होने लगा, रीडरशिप बढ़ने लगा। जैसे जैसे रीडरशिप बढ़ रहा था तो लोगों का थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका बदलने लगा, लोगों का ढंग बदलने लगा, अलग अलग विचारधारा, नई नई विचारधारा आने लगी, है ना यहाँ पे। और ये जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेजेस, ये इसको ज़्यादा प्राइमेसी दी जाने लगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा, चीज़ों को लेकर लेवल जो है, थॉट प्रोसेस जो है, थिंकिंग जो, वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी। ओके, religious texts therefore reached a very wide circle of people, encouraging discussions, debates, controversies within and among the different religions. Okay, तो यहाँ पर क्या होने लगा, ये जो अलग अलग टाइप के जो रिलीजियस टेक्स्ट वो आने लगे हैं, और उसके अलावा अलग अलग वैरायटी ऑफ लाइक अलग अलग लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचने लगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कॉन्ट्रोवर्सीज है, ये अलग अलग सर्कल्स, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये सारी चीज़ें भी क्या होने लगी, मतलब पब्लिश होने लगी, चलने लगी यहाँ पे। ओके, print did not only stimulate the publication of conflicting opinions amongst communities, but it also connected communities and people in different parts of India. Newspapers conveyed news from one place to another, creating pan-Indian identities. तो यार यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट जो है ये जैसे एकदम से जो पब्लिकेशन जो था उसको लाइक आगे नहीं बढ़ने लगा ना। एक सेकेंड वापस देख लेते हैं। ओके, तो प्रिंट की वजह से लाइक आपस में अलग अलग जो कम्युनिटी थी वो लोग तो लाइक लड़ तो रहते, मतलब एक क्लैश तो हो ही रहा था। लेकिन सिर्फ ये सच नहीं है नॉल, प्रिंट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो लोग भी क्या होने लगे, कनेक्ट होने लगे नॉल। तो बहुत जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स है, जो बिलीफ वगैरह, उन लोग के बीच लड़ाई तो हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी है जिनको पहले जो चीज़ें पता नहीं थी वो लोग क्या हो रहे, जान रहे हैं, नई नई चीज़ें समझ में आ रही, नई नई चीज़ें पता चल रही है, और चीज़ों को देखने का नजरिया भी बदल रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर अलग अलग टाइप के छप रहे थे नॉल। और ये जो न्यूज़पेपर पहले जो लोकल न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, अब वो क्या हो रहा है, पूरे इंडिया में छप रहे हैं नॉल। तो ये यहाँ पे चीजें बदल रही धीरे धीरे उन लोग के लिए। अच्छा, अब न्यूज़पेपर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे, न्यूज़पेपर इतने इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि हर कोई पढ़ सकता था, सस्ते आते थे, वीकली आते थे, और यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ करता था उन दिनों में, क्योंकि वो टाइम पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब तो होता नहीं था, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।